सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये क्वेश्चन है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। इससे पहले हमने 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं काव्य शास्त्र से संबंधित। काफ़ी दिन हो गए थे, क्लासें नहीं आ रही थी काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। आज हम फिर से शुरू करते हैं काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कि जो शब्द शक्ति है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। शब्द शक्ति क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो शब्द शक्ति है ये भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, शब्द शक्ति। ठीक है, तो देखिए जो शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। बिल्कुल ठीक है, जो शब्द की शक्ति होती है उसमें जो अंतर्निहित अर्थ होता है उसी को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। बिल्कुल ठीक है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति का और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। यही ऑप्शन गलत है। आपसे पूछा है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है यहाँ पे, तो देखिए जो मम्मट है उन्होंने शब्द शक्ति के लिए व्यापार का प्रयोग किया है, जबकि विश्वनाथ जी ने व्यापार के लिए शक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ पे इनका उल्टा दिया गया है, मम्मट के साथ में विश्वनाथ का दे दिया गया है और विश्वनाथ के साथ में मम्मट का दे दिया गया है। ठीक है, तो जो मम्मट है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए किसका नाम लिया है, व्यापार का नाम, और विश्वनाथ ने शक्ति के लिए शब्द शक्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किया है। ये कथन यहाँ पे सही होता, लेकिन ये कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन आपका जो सी है ये ही सही है। आगे देखते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर आएगा यहाँ पे सी। क्यों आएगा सी, देखिए मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, यह कथन आपका गलत है। शब्द शक्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए देखिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, जबकि विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किया है। शेष तीनों जो कथन है वो शब्द शक्ति के संबंध में सही हैं। तीनों कथन कौन कौन से थे, दोबारा से बता देते हैं। शब्द की शक्ति उसमें अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करती है। अगला है, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त जो अर्थ है वो प्रतीयमानार्थ अर्थ भी कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला है, चिक्कर ही दिग्गज ढोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व शूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मरकट विकट भर बहु कोटि कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गुण गावही। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण दिखाई दे रहा है आपको। देखिए प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है। प्रसाद और माधुर्य दोनों है, तो देखिए इसमें कौन सा है, न तो इसमें प्रसाद है न इसमें माधुर्य है। प्रसाद और माधुर्य हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे है ओज गुण। क्यों है, चिक्कर ही दिग्गज ढोलमयी कि चारों ओर सभी दिशाओं में क्या ढोल बज रहे। गिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व शूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मरकट विकट भरी बहु कोटि कोटिन है धावई जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गुण गावई। क्योंकि यहाँ पे किसका युद्ध का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओज गुण। वीरता से जहाँ पर भरे हुए कथन आएंगे वहाँ पे कौन सा आएगा, ओज गुण आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रश्नोक्त पंक्तियों में ओज नामक काव्य गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है वहाँ पर ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है उसको। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कठोर जो संयुक्ताक्षर होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काव्य में कितने प्रधान भेद होते हैं। देखिए जो काव्य है उसके कितने प्रधान भेद होते हैं, तो काव्य के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यहाँ पे उत्तर आएगा आपका बी। देखिए काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं, कौन कौन से, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक,
प्रहसन आदि जो पढ़ने और सुनने के योग्य हों उन्हें श्रव्य काव्य कहते हैं। देखिए, दृश्य काव्य कौन सा होता है? जो अभिनय के द्वारा दिखाया जाए, जैसे नाटक और प्रहसन क्या होते हैं? दृश्य काव्य। और जो पढ़ने और सुनने योग्य हों वो श्रव्य काव्य कहलाते हैं। जैसे श्रव्य काव्य के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन से? एक तो गद्य होता है और एक होता है पद्य। ठीक है, काव्य के 2 प्रधान भेद, दृश्य और काव्य श्रव्य। दृश्य में जो दिखाया जाए जैसे नाटक प्रहसन, और श्रव्य जिसमें सुना जाए और पढ़ा जाए जैसे गद्य और पद्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे? तो देखिए, औचित्य जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। तो आचार्य क्षेमेंद्र ही आएंगे। ठीक है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य का प्राण तत्व बताने वाले कौन थे? ये थे आचार्य क्षेमेंद्र। देखिए, जो आचार्य आनंद हैं, आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वनि को बताया था। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया। और आचार्य जो विश्वनाथ हैं उनका काव्य ग्रंथ है दर्पण। ठीक है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण तत्व के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य कौन थे? क्षेमेंद्र साहब थे। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार के होती हैं? तो देखिए, जो शब्द की शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, देखिए, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा, साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, इसमें सीधा अर्थ दिखाई दे रहा है। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंध में अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ जब अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, जैसे राम आम खाता है, तो हमें मुख्य अर्थ आराम से दिखाई देता है। लेकिन जब हमें बताया जाता है, देखिए, राम में जो पवित्र राम हो उनके बारे में भी कह सकती हूँ, और राम किसी अन्य ऐसा बदमाश लड़का भी हो सकता है जिसका नाम तो राम है लेकिन उसके गुण कैसे हैं? गधे के जैसे हैं। तो क्या बोलेंगे? राम गधा है। तो उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे क्या है? उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे क्या आएगा? लक्षणा शब्द शक्ति आएगा, क्योंकि वहाँ पे मुख्य अर्थ है वो बोध हो रहा है और उसके लक्षण के आधार के ऊपर बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति राम गधा है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गधा है, नहीं, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसका वो जो वहाँ पे मुख्य अर्थ है वो बोध नहीं हो रहा, वहाँ पे उसके लक्षण, उसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति है, ये गधे के जैसा है। गधा कैसा होता है वैसा ये व्यक्ति है। फिर क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पे होगी? जब किसी शब्द शक्ति में अभिप्रेत अर्थ का बोध ना होकर मुख्यार्थ से भी नहीं होता और लक्ष्यार्थ से भी नहीं होता। जैसे राम गधा है, उससे भी नहीं हो रहा। राम आम खाता है या फिर राम स्कूल जाता है, उससे भी नहीं हो रहा। देखिए, आपको पता होगा एक कबीरदास जी की दोहा है। कौन सा? 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, है वो दोहा। देखिए, वहाँ पे न लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है न मुख्यार्थ का बोध हो रहा है। मुख्यार्थ तो वहाँ पे वैसे देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि 2 पार्ट, मतलब चाकी के 2 पार्ट हैं, उनके बीच में जैसे कोई अनाज पिस रहा और उसके साथ में वो घुन भी पिस जाता है, तो उस प्रकार से। लेकिन वो उसको मुख्य और लक्ष्यार्थ को दोनों को ही बंद करके वहाँ पे उनके अर्थ को बोध न करा के वो हमें सामाजिक परिस्थिति के रूप में, व्यंग्य के रूप में हमें समझा रहे हैं, तो वहाँ पे व्यंग्यार्थ होता है। देखिए, जहाँ पे मुख्यार्थ भी बोध नहीं करा रहा हो और जो लक्ष्यार्थ है वो भी बोध नहीं करा रहा हो, तो वहाँ पे क्या आएगा? व्यंग्यार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति आएगी। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पे होगी? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता हो और न ही लक्ष्यार्थ से होता हो, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता हो, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला है, सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? आपसे पूछा गया है सौंदर्य अलंकार किस का आचार्य का कथन है, तो वह है वामन का कथन। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में आया हुआ है। ठीक है, सौंदर्यम अलंकार आचार्य वामन का कथन है। निम्नलिखित आचार्यों और उनके कथन कौन से हैं? दंडी का कौन सा है? देखिए, दंडी का ग्रंथ है काव्यदर्श। ठीक है, और भामह का है काव्य अलंकार। ग्रंथ याद रखेंगे। शरीर, दंडी का कथन कौन सा है? शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, और भामह का है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ओके, अगला है, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, जो अरस्तु का ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है रिटोरिक। कौन सा है? रिटोरिक। जो आपका जो यहाँ पे पेरी इप्सुस दिया गया है ये लोनजेंस का है, और जो इलियड है ये किसका है? होमर साहब का है। ठीक है, रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है। इसके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है पेरी पोइथिकेस, लेख नेस,
रिटोरिकेस और वसीयतनामा। ठीक है, अरस्तु के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है रिटोरिक, दूसरा कौन सा है? पेरीपाइथिकेस, दूसरा है लेखनेस और तीसरा है रिटोरिकेस और चौथा है वसीयतनामा। वसीयतनामा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। पेरी इप्सुस ग्रंथ किसका है? लोनजेंस का। ठीक है, और लोनजेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लोनजेंस ने कौन सा दिया था? उदात्तता का सिद्धांत। इलियड, होमर। इलियड किसका ग्रंथ है? होमर का। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या का विचार प्रस्तुत नहीं किया? देखिए, जो विरेचन सिद्धांत है उसके ऊपर विद्वानों ने किस व्याख्या का विचार प्रस्तुत नहीं किया है? धार्मिक व्याख्या, राजनीतिपरक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या और कलात्मक व्याख्या। तो कौन सी नहीं की गई है? राजनीतिक जो परक व्याख्या है उसको प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि धार्मिक, नीतिपरक और कलापरक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है, विरेचन सिद्धांत है उसके अंतर्गत राजनीतिक जो व्याख्या है उसका वर्णन नहीं किया गया है, उसके ऊपर विचार प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि धार्मिक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या और कलापरक व्याख्या की गई है। देखिए व्याख्या इसकी किस प्रकार से। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीतिपरक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है, जबकि विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने धार्मिक, नीतिपरक, कलापरक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किए हैं। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो देखिए, जो यूनान का सबसे पहला महाकवि था वो कौन था? होमर। ठीक है, कौन था? होमर। और होमर का ग्रंथ अभी हमने पढ़ा था, कौन सा था? इलियड। क्या था? इलियड ग्रंथ था होमर का। देखिए, यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इनकी प्रमुख कृति है इलियड और दूसरा है ओडिसी। ठीक है, होमर की दो कृतियां हैं, इलियड और ओडिसी। निम्नलिखित लेखक तथा उनके ग्रंथ इस प्रकार से। प्लेटो के ग्रंथ है इयोन और लोज, और अरस्तु के ग्रंथ है पेरीपोइथिकेस। अरस्तु के अभी हमने और पढ़े थे चारों, रिटोरिक, पेरीपोइथिकेस, लेखनेस, रिटोरिकेस और वसीयतनामा। अगला है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप का पूर्वार्ध वक्रता होती है? देखिए, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो देखिए, इसमें किस रूप की होती है? तो इसमें होती है प्रत्यय वक्रता। किसकी? प्रत्यय के द्वारा होती है, तो उसको क्या कहता है? क्या कहा जाता है? प्रत्यय वक्रता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रत्यय वक्रता। ये आप सभी को पता होगा, जो वक्रता है, वक्रोक्ति सिद्धांत देने वाले कौन थे? कुंतक साहब थे। जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर प्रत्यय वक्रता रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है। ठीक है, अगला है, वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? क्या है? वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। वाक्य रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय ये नाटिका है, राघव विलास ये महाकाव्य है, और निम्नलिखित आचार्य और उनके कथन इस प्रकार से हैं। देखिए, जो पंडित जगन्नाथ हैं उनका है रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य हेमचंद्र जी का है ऐदोषौ शैगुणौ शैलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी का है, पंडित जगन्नाथ जी का है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। आचार्य कुंतक जी का है वक्रोक्ति जीवित काव्य जीवितम, और आचार्य हेमचंद्र का है ऐदोषौ शैगुणौ शैलंकारौ च शब्दार्थो काव्य। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए, जो रिपब्लिक ग्रंथ है उसके लेखक हैं प्लेटो साहब। कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं प्लेटो। इनकी अन्य रचनाएं एओन, क्रातिलुस, फेदरुस, लोज आदि। देखिए, जो प्लेटो साहब हैं इनके ग्रंथ कौन से? एओन, क्रातिलुस, फेदरुस, लोज इत्यादि। जबकि अरस्तु के हैं पेरीपोइथिकेस तथा लोनजेंस का ग्रंथ है पेरीहुप्सुस। ठीक है, लोनजेंस का ग्रंथ कौन सा? पेरीहुप्सुस। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? तो वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य कुंतक।
ठीक है, कौन है? आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं कौन? आचार्य कुंतक। शेष इस प्रकार से हैं। आचार्य भामह काव्य अलंकार है इनका ग्रंथ। आचार्य वामन का है काव्य अलंकार सूत्र और आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? उत्पत्तिवाद है ये निम्नलिखित में से किसका मत है? तो उत्पत्तिवाद है ये भट्ट लोलट का मत है। किसका है? भट्ट लोलट का। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भृत मुनि तथा अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी थी। ठीक है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि तथा अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन है उस नाम से टीका लिखी थी। अगला है कंकन किनकनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन मन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुबी दिन्ही मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकन किनकनी नुपुर धुनि सुनी, यहाँ पे पहली पंक्ति से ही आपको क्या सुनाई दे रहा? नुपुर की बहुत ही सुंदर सुंदर ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। और वहाँ पे कौन सा गुण आएगा? तो वहाँ पे आएगा आपका माधुर्य गुण। कौन सा गुण आएगा? माधुर्य गुण। ओज गुण भी नहीं है यहाँ पे, प्रसाद गुण भी नहीं है और त्रिगुण भी यहाँ पे नहीं है। कौन सा आएगा? माधुर्य गुण। देखिए प्रश्नगत काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण का उदाहरण है। किसी काव्य के पढ़ने और सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था उपनागरिका वृत्ति होती है। यह वैदर्भी रीति से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार करुण शांत रसों की योजना होती है। अगला क्वेश्चन है ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। ये शब्द है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? आपसे पूछा है ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए ऐसे उल्लुओं को, वही गधे वाला कथन आ गया है यहाँ पे, उसी हिसाब से हम समझेंगे। ऐसे उल्लुओं को मतलब व्यक्तियों को दर्शाया गया है कि ऐसे व्यक्ति हैं उनको बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, तो उनमें उल्लू के लक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें क्या है? मुख्यार्थ का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यार्थ का बोध न होने के उपरांत भी यहाँ पे लक्षण के द्वारा कथन को हमें अर्थ प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। ठीक है, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। जहाँ मुख्यार्थ या वैचार्थ में बाधा हो जाती है और रूढ़ियाँ लक्षणों के सहारे उसमें संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला है भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य भेद नहीं है? देखिए भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। देखिए श्रव्य काव्य के पहले हमने 2 भेद पढ़े थे। कौन से थे? आपके पद्य काव्य और गद्य काव्य। लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या? भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है श्रव्य काव्य का भेद? तो इसमें से जो महाकाव्य है वो श्रव्य काव्य का भेद नहीं है। पद्य काव्य है, गद्य काव्य है और चंपू काव्य है, लेकिन जो महाकाव्य है वो उसका भेद नहीं है। किसका? श्रव्य काव्य का। महाकाव्य भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य का भेद नहीं है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं। देखिए जो काव्य हैं उसके प्रधान भेद पूछे आपसे कि काव्य के जो प्रधान भेद हैं वो कौन से हैं? 2 श्रव्य और दृश्य। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के भेद कितने हैं? तो श्रव्य काव्य के भेद होंगे आपके 3। कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू काव्य। ठीक है, अगला है ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की थी? देखिए ईश्वर मर गया है, यह घोषणा किसने की थी? तो ये की थी नीत्शे साहब ने। किसने की थी? नीत्शे साहब ने। दिए गए विकल्पों में ईश्वर मर गया है यह घोषणा नीत्शे ने की थी। नीत्शे के दर्शन में के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है। देखिए जो नीत्शे का दर्शन था उसके केंद्र में क्या था? ईश्वर नहीं था, केवल कौन थे? मानव थे। नीत्शे का मानना था कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेष्ठकर और लोक कल्याणकारी होगा। देखिए आपसे ये कथन भी पूछा जा सकता है कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय
श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी होता है, ये कथन किसका है? तो ये भी नीत्शे साहब का है। और ईश्वर मर गया है, ये कथन भी किसका है? नीत्शे साहब का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी, यूनानी विद्वान हेरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है? आपसे पूछा है कि जो यूनानी विद्वान है कौन? हेरोदातस। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए हैं। इनमें से जो लक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लक्षण है जो उन 4 लक्षणों में से नहीं है? नहीं पूछा आपसे। यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकी है, तो बिल्कुल ये दिया गया है। अगला, यह तर्कसंगत विधा है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह आदर्श मूलक विधा है, ये कथन गलत है। ठीक है, इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, कौन सी? इतिहास क्या है? एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है, ये कथन ठीक है। लेकिन जो इतिहास है ये आदर्श मूलक विधा है, ये गलत है। ठीक है, क्या है? आदर्श मूलक विधा है, ये गलत है। देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर आएगा यहाँ पे सी। क्या आएगा? यह आदर्श क्या इतिहास है वो आदर्श मूलक विधा है। यूनानी विद्वान हेरोदातस के द्वारा इतिहास के 4 लक्षणों में ये शामिल नहीं है। उक्त 3 विकल्प कौन से हैं? इतिहास है वो क्या है? मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मतलब मानविकी है, बिल्कुल ठीक है। इतिहास की हेरोदातस ने जो 4 लक्षण बताए हैं उसमें इतिहास के बारे में उन्होंने पहला लक्षण बताया है कि मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास को मानवीय विधा यानी मानविकी कहा जाता है, इतिहास से संबंधित है। इतिहास तर्कसंगत विधा है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो इतिहास है वो तर्कसंगत विधा होती है और इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। अगला क्या है? इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक पद्धति होती है। ये तीनों ही कथन इतिहास के बारे में सही हैं। तो हेरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षणों में शामिल इसको किया है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें संयुक्त अक्षर का प्राय अभाव होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो संयुक्ताक्षर है उसका प्राय अभाव होता है किसमें? माधुर्य गुण में। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो संयुक्ताक्षर है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो वो होता है ओज गुण में। किस में होता है? ओज गुण होता है, जहाँ पे वहाँ पे संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है। समास का अभाव होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला है, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। और आपका अगला है, इसमें टैव वर्ग के व्यंजन होते हैं, व्यंजन रहते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसमें टैव वर्ग के व्यंजन नहीं होते हैं। टैव वर्ग के व्यंजन कहाँ पे होते हैं? वहीं ओज गुण में, ठीक है। संयुक्ताक्षर कहाँ पे होते हैं? ओज गुण में। समास कहाँ पे होते हैं? वो भी ओज गुण में। जबकि माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर का भी अभाव होता है, समास का भी अभाव होता है और इसमें टैव वर्ग भी नहीं होते हैं और हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है इसमें। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें टैव वर्ग का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, इसमें टैव वर्ग के व्यंजन रहते हैं, यह कथन माधुर्य गुण के संबंध में सही नहीं है। शेष इसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग अभाव होता है, समास का अभाव होता है तथा इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, माधुर्य गुण के संबंध में सही कथन है। ओज गुण का संबंध किस रस से है? तो ओज गुण है उसका रौद्र रूप रस से संबंध है, ठीक है। श्रृंगार, करुणा और शांत ये किससे संबंधित है? तो ये है माधुर्य गुण से संबंधित, ठीक है। श्रृंगार, करुणा और शांत माधुर्य गुण से संबंधित है, जबकि ओज गुण किससे संबंधित है? तो वो है रौद्र रस से, भयानक रस से, उससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है, जबकि श्रृंगार, करुण, शांत माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? देखिए, इनमें से कौन सा अर्थ है जो दोष के अंतर्गत आता है? काव्य के अंतर्गत अर्थ में जो दोष बताए जाते हैं, दोष के अंतर्गत कौन सा आता है? तो वो आता है कष्टार्थ। कौन सा है? कष्टार्थत्व, ठीक है। न्यून पदत्व नहीं आता है, अप्रयुक्तत्व नहीं आता है और अधिक पदत्व नहीं आता है। क्या है? इनमें से कौन सा अर्थ है जो दोष के अंतर्गत आता है? तो वो है कष्टार्थत्व। ओके, देखिए, कष्टार्थत्व अर्थ दोष के अंतर्गत आता है, जबकि न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष और अप्रयुक्तत्व दोष के अंतर्गत नहीं आते। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? कांता नहीं है। देखिए, कांता के समान उपदेश मतलब
पत्नी जो मधुर वाणी बोलती है उसके समान उपदेश, यश प्राप्ति, अमंगल का नाश और लोकातीत आनंद। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा आपका लोकातीत आनंद। कौन सा आएगा? लोकातीत आनंद, क्योंकि मम्मट ने काव्य प्रयोजन बताए हैं, कांता के समान उपदेश, यश की प्राप्ति और अमंगल का नाश। देखिए, हाँ जी, मम्मट के काव्य प्रयोजन में लोकातीत आनंद शामिल नहीं है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। कौन कौन सी? यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर मतलब अकल्याणकारी क्षत्रिय, संग्रह पर निवृत्ति मतलब अलौकिक परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश। इसका सूत्र है कौन सा? देखिए, काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर अक्षते संग्रह पर निर्वृत्ते कांता सम्मित यो उपदेश युजे। ठीक है, क्या है? कांता सम्मित यो उपदेश से युजे। यहाँ पे क्या है? कांता के समान उपदेश। दोबारा से बता देते हैं, यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्या बोलते हैं उसको? अकल्याणकारी क्षते, संग्रह पर निवृत्ति मतलब अलौकिक परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश आदि इन्होंने संबंधित सूत्र काव्य प्रयोजन के क्या बताए हैं? लक्षण इन्होंने बताए हैं। काव्य प्रयोजन से संबंधित कौन कौन से बताए इन्होंने? यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर छते, संग मतलब अकल्याणकारी छते, संग्रह पर निवृत्ति मतलब अलौकिक परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। 6 बताए हैं इन्होंने काव्य प्रयोजन। अगला है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन कौन से? आपसे पूछा है जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके कौन लक्षणा के भेद कौन से हैं? तो एक तो गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है और एक होती है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, कौन कौन सी होती है? प्रयोजनवती लक्षणा उसके 2 भेद हैं, गौणी और शुद्धा। देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद गौणी एवं शुद्धा है। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है, जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई। इस वाक्य में हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं, तो अर्थ में बाधा पड़ती है। अतः जिस लक्षणा के द्वारा अर्थ लिया जाए वह प्रयोजनवती हुई। ठीक है, अगला है प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, जो प्रबंध काव्य होता है उसमें संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है कथानक के द्वारा। किसके द्वारा? कथानक के द्वारा। देखिए, प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य सरगबद्ध रचना है। क्या है? जो प्रबंध काव्य है वो क्या है? एक सरगबद्ध रचना है। ये सरग विभिन्न वृत्तांत वाले और विस्तृत होते हैं। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आश्रित उसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। जैसे कथा का क्रम बीच बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती रहती हैं। जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। ठीक है, महाकाव्य किसको कहा जाता है? महाकाव्य में जैसे आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आपका वर्णन किया जाता है, उसमें आपकी संपूर्ण जीवन परिस्थितियाँ थी, किस प्रकार से आपने जीवन को जिया है, कौन कौन से कार्य किए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो लिखा जाता है वो महाकाव्य होता है। जबकि खंड काव्य कौन सा होता है? खंड काव्य आपके एक विशेष रूप से ले लिया जाता है। जैसे आपका कोई ऐसा तथ्य, जैसे आपकी शादी से संबंधित आपकी सभी क्रियाएं वहाँ पे दर्शाई जाएं, तो वहाँ पे आपका खंड काव्य होगा। ठीक है, एक जीवन के एक तथ्य को लेकर, एक कथ्य को उठाकर जिसके ऊपर काव्य लिखा जाता है वो खंड काव्य होता है। और जीवन की जो संबंधित जो संपूर्ण घटनाएं होती हैं उनसे महाकाव्य कहा जाता है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? ये कथन काफ़ी बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है और ये विचार किसका है? तो ये विचार है आपका वर्ड्सवर्थ का। किसका है? वर्ड्सवर्थ का।
कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स प्रसिद्ध कृति है। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की एक कृति है, कौन सी? लिरिकल बैलेड्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन है उसका घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्ड्सवर्थ की एक कृति है लिरिकल बैलेड्स। अगला है, बीती और भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहा जाता है? देखिए, जो बीती और जो भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विष्कंभक। क्या कहा जाता है? विष्कंभक। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले नाटक में विष्कंभक कहलाते हैं। विदूषक हंसाने वाला वह पात्र होता है, उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं और दूसरी तरफ उसमें कटु सत्य और पुट भी होता है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी वही करता है। कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये नाटक से संबंधित कथन है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, जो ध्वनि सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन साहब। कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता दी गई है? देखिए, जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें नाटक के 3 कौन से तत्व हैं जिनको मान्यता दी गई है? तो वो तत्व हैं आपके वस्तु, नेता और रस। किसको? वस्तु को, नेता और रस को। ठीक है, देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक में वस्तु, नेता, रस, इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से तत्व हैं? वस्तु, नेता और रस। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? क्या है? जो नाटक की जो समग्र सामग्री है वो सिद्धि की किस साध्य के लिए की जाती है? तो वो है आपकी कार्य के लिए। किसके लिए? कार्य के लिए। देखिए, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ, ये कथा, संगठन और कार्य व्यवस्था के भेद होते हैं। ठीक है, नाटक की जो समग्र सामग्री है उस समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ, ये कथा, संगठन और कार्य व्यवस्था के भेद हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा गुण है। तो यहाँ पे है माधुर्य गुण। कौन सा है? माधुर्य गुण। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, ये किससे संबंधित है? तो ये माधुर्य गुण से संबंधित है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। माधुर्य गुण किसी काव्य के पढ़ने या सुनने में हृदय में जहाँ पर मधुरता का संचार होता है वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांति और करुण रस में पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, चित्त की द्वरणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य कहलाता है। देरिदा लेखन में किसका स्रोत मानते हैं? देखिए, जो देरिदा साहब हैं वो लेखन में किसका स्रोत मानते हैं? किसको स्रोत मानते हैं? तो ये मानते हैं आपके तमाम सांस्कृतिक क्रम का। किसको मानते हैं? तमाम जो सांस्कृतिक क्रम है उसको मानते हैं। देरिदा लेखन में किसका स्रोत मानते हैं? तो वो मानते हैं तमाम सांस्कृतिक क्रम का। देरिदा लेखन में तमाम सांस्कृतिक क्रम का स्रोत मानते हैं। देरिदा है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने विखंडन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। देखिए, विखंडन के सिद्धांत को देने वाले कौन है? देरिदा साहब। उनके विशाल लेखन कार्य का साहित्यिक और यूरोपीय दर्शन पर गहन प्रभाव पड़ा है। देरिदा की सबसे अधिक पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। देखिए, देरिदा को सबसे अधिक क्या माना जाता है? पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में। इन्हें विखंडन के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकवाद चिंतन नहीं है? क्या पूछा है? इनमें से कौन है जो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो वो है आपके F.R. लिविस। कौन नहीं है? F.R. लिविस। देखिए,
व्याख्या इसकी, एफ आर लिविस उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। अन्य चिंतक जो फ्रांसुआ त्योहार हैं, बोद्रिया हैं, फ्रेडरिक जेमेसन हैं, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। उत्तर आधुनिकतावादी 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधाराएं एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठवाद के विरुद्ध संशयवाद, व्यक्तिपरक और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? आपसे पूछा है इनमें से कौन सी रचना है जो प्लेटो की रचना नहीं है। तो इनमें से जो पेरिपोइथिकेस है ये प्लेटो की रचना नहीं है, क्योंकि जो पेरिपोइथिकेस है ये अरस्तु की रचना है। कौन सी है पेरिपोइथिकेस? देखिए, पेरिपोइथिकेस प्लेटो की रचना नहीं है, बल्कि ये अरस्तु की है। इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया प्लेटो की रचना है। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका काव्यलोचनात्मक ग्रंथ है पेरिपोइथिकेस। ठीक है, देखिए अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है पेरिपोइथिकेस। पेरिप्सुस नामक रचना लोंजेंस की है और बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक रचना है वो किसकी है? कोलरिज की। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।